लीजिए आपके लिए डेली डोज ऑफ न्यूज़ व्यू। लीजिए, अब जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश का है उनका भी रिजल्ट आउट हो गया है और बीजेपी ने गुजरात में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। बीजेपी 156 सीटें ले गई है, कांग्रेस 17, आप 5 और अदर्स 4 हैं। और वैसे हम देखें हिमाचल में तो इस बार रिवर्सल हुआ है। पहले हिमाचल में बीजेपी थी, पर इस बार कांग्रेस ने अच्छी वहाँ पोजीशन बनाई है। कांग्रेस ने वहाँ 40 सीटें जीती हैं, बीजेपी ने 25 सीटें प्राप्त की हैं, आप शून्य पे है और अदर्स ने 3। ईरान ने गुरुवार को देशव्यापी प्रदर्शनों के दौरान किए गए अपराध के लिए एक कैदी को पहली बार फांसी दी है। आपको तो ये पता ही होगा कि हिजाब की अनिवार्यता व अन्य पर्दों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के मामले में पहली बार किसी को फांसी पर लटकाया गया है। ईरान की मॉरल्टी पुलिस के खिलाफ आक्रोश के रूप में शुरू हुए प्रदर्शन वर्ष 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद देश के धर्मतंत्र के लिए सबसे गंभीर चुनौती साबित हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने आशंका जताई कि जल्द ही अन्य लोगों को भी फांसी दी जा सकती है, पर यह पहला केस है जब प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बल के एक सदस्य पर चाकू से हमला करने का आरोप था। देश की न्यायपालिका द्वारा संचालित समाचार एजेंसी मीज़ान ने उसकी पहचान मोहसिन सेकरी के रूप में की है। सेकरी को तेहरान के रिवोल्यूशनरी कोर्ट ने सजा सुनाई थी। इस पर अमेरिका के ओस्लो स्थित कार्यकर्ता के समूह ईरान ह्यूमन राइट्स के निदेशक मोहम्मद आमरीन ने इंटरनेट मीडिया पर मोहसिन सेकरी को फांसी दिए जाने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतिक्रिया की है। इससे ये भी पता चलता है कि ईरान में जो महसा अमीन की डेथ हुई थी, जिसको कि मॉरल पुलिस ने कैद करके उसको जो है प्रताड़ित करके उसकी जान ले ली थी, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि 3 महीने से लगातार ईरान में प्रदर्शन हो रहे थे और गवर्नमेंट जो है बहुत सख्त तरीके से पब्लिक पे क्रैकडाउन कर दी थी, जो हिजाब के अगेंस्ट में जो दंगे और फसाद कर रहे थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को सऊदी अरब के किंग सलमान और क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। शी जिनपिंग रियाद में अल यामा पैलेस पहुंचे, जहां किंग सलमान और उनके बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनका स्वागत किया। शी जिनपिंग ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए, जिसमें से सबसे बड़ा सौदा जो था वो था क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा केंद्रों और उच्च तकनीक उपकरणों पर चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी हुआई के साथ समझौता शामिल है। हम ये देखेंगे कि अब चीन जो है मिस्टर शी जिनपिंग 6 साल बाद सऊदी अरेबिया की यात्रा में हैं और वो जो है अपनी, क्योंकि आजकल उनकी कोविड की वजह से उनकी इकनॉमिक भी बहुत चीन की डाउन है, तो वो समझौते इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी अपनी इकनॉमी भी घर में सही से रहे और साथ साथ अमेरिका को भी एक तरीके की चुनौती है ये, क्योंकि आज तक जो है कई दशकों तक अमेरिका का बोलबाला सऊदी अरेबिया में रहा है और आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी पेट्रो डॉलर पे, क्योंकि अमेरिका ने उसके साथ एक पैक्ट टाइप का किया हुआ था जिस पर जो डॉलर हैं, जो भी तेल का कोई भी कारोबार करेगा वो पेमेंट सऊदी अरेबिया को पेट्रो डॉलर डॉलर पेमेंट करेगा। इससे क्या है कि डॉलर की वैल्यू भी पूरे वर्ल्ड में बनी रही। और चूंकि अब अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में जो है वो थोड़ा सा आपस में मनमुटाव सा है, जिसमें से अमेरिका ने ये कहा बीच में कि हम अपनी सेना को वहाँ से हटा लेंगे, हम सऊदी अरेबिया पे कोई भी अपनी वो नहीं देंगे, उनको सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे। इस वजह से सलमान जो है मोहम्मद बिन सलमान थोड़ा सा नाराज़ से हो गए थे और इस वजह से अमेरिका और सऊदी के बीच के रिलेशन थोड़ा ख़राब हो गए थे। पर चूंकि अब आप देख रहे हैं कि बीच में अमेरिका ने सऊदी के किंग पे ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि जो जमाल खशोगी था उसकी हत्या भी जो है उसमें कहीं बिन सलमान इन्वॉल्व हैं। पर चूंकि अब चाइना का जो है वो झुकाव सऊदी अरेबिया की तरफ है और सऊदी अरेबिया भी चाइना की तरफ थोड़ा सा जा रहा है, तो इस वजह से अब अमेरिका ने भी जो है अपनी तरफ से जमाल खशोगी का मामला
ठंडे बस्ते में डाल दिया है और बिन सलमान को एक तरह से एग्जेम्प्ट सा कर दिया है, ताकि उनके बीच के रिलेशन इतने भी ख़राब ना हो जाएं कि कल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाए। ये ये पहली बार हुआ है कि इंडिया ने जो है पहली बार कॉन्क्लेव बुलाया है टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर का फ्रॉम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, जिसमें कि कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, जो नई दिल्ली में जिसकी मीटिंग हुई थी, जिसमें NSA अजीत डोभाल जी ने पार्ट लिया था। और ये थी मेन मुद्दे जो इसके थे, वो थे टेरर फाइनेंसिंग और अफ़गानिस्तान के बारे में, क्योंकि अफ़गानिस्तान में कई कई गुट सक्रिय हैं, जिसमें दाइश और ISIS प्रमुख हैं। इसलिए भारत की चिंता ये है कि अफ़गानिस्तान फिर से कहीं आतंकवादियों का अड्डा न बन जाए। और भारत ने ये भी चाहता है कि पाकिस्तान का कोई गुट अफ़गानिस्तान से ऑपरेट ना करे साथ में, क्योंकि इससे सारे जितने भी 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, हम भारत है, हम सब पे इसका फ़र्क पड़ेगा। और साथ साथ किस तरह से अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज करा जा सके, जिससे कि वो भी अपनी तरक्की कर सके और वो भी अपनी इन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो उसको उन पे लगाम कस सके। साथ साथ कनेक्टिविटी के बारे में भी इस पर बहुत बड़ी चर्चा हुई है कि कैसे जो है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को बाईपास करके कनेक्टिविटी बनाई जाए अफ़गानिस्तान के थ्रू। और वो तभी संभव है जो चाहबार पोर्ट जो है हमारा, जो हमने ईरान में विकसित किया है, उसके थ्रू ईरान से अफ़गानिस्तान में एंट्री हो सके और अफ़गानिस्तान से जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को भारत कैसे अपना सामान वगैरह आयात निर्यात कर सके, और जिससे कि हम पाकिस्तान पे बिल्कुल भी निर्भर न कर पाएँ न करें। और जो है पाकिस्तान जो आज तक इसी वजह से अपने को ये बताता रहता है कि वो बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, और जिस वजह से चीन भी उसके साथ पाकिस्तान के साथ मिलकर ग्वादर पोर्ट पे जो है अपना अपना खेल खेल रहा था, ताकि वो भारत को दबा सके। इससे वो भी चीन भी इससे पाकिस्तान की कोई ख़ास मदद नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान के कराची पोर्ट से एक खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान में जो इम्पोर्टर्स हैं उनके कई सारे जो कंटेनर्स हैं 417 बताए जा रहे हैं, वो अभी भी कराची पोर्ट पे खड़े हैं, जिसमें अनियन है और उसमें टमाटर और जिंजर वगैरह हैं, जिनकी कीमत जो है $5.4 मिलियन के है। और ये बताए जा रहे हैं कि ये 417 हैं नंबर्स में, जो कई कई दिनों से खड़े हैं। और ये ख़राब होने का पूरा इनका अंदेशा है, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट पाकिस्तान इनको अभी तक दे नहीं पाया है, क्योंकि ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये डॉलर्स में पेमेंट होनी है। और चूंकि पाकिस्तान जो है खुद इस समय बुरी हालत में है, $7 बिलियन का सिर्फ उसके पास डॉलर है बचा, तो वो इनको पेमेंट नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से ये सारे जो हैं कराची पोर्ट पे खड़े हैं, जो क्योंकि इसमें सब्जियां वगैरह हैं, तो ये अंदेशा है कि ये वहाँ खड़े खड़े कहीं सड़ ना जाएं। अभी ये देखने को मिला है कि जो टर्की है उसके बंदरगाह पे कई सारे रशियन जो कंटेनर्स हैं जो ऑयल लेके कई कंट्रीज़ में जा रहे थे, वो रोक दिए गए हैं टर्की के द्वारा। क्योंकि टर्की जो है, क्योंकि G7 कंट्रीज़ के दबाव के कारण और UK के दबाव के कारण उनसे इंश्योरेंस के पेपर्स मांग रहा है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि भारत के लिए भी जो कंटेनर दो या एक कंटेनर जो है जिसमें 20 मिलियन टन बैरल जो है ऑयल इंडिया के लिए आ रहा है, वो भी वहाँ रोक दिया गया है। और सबसे पेपर मांगे जा रहे हैं, और जो पेपर नहीं दिखाएंगे उसको उसको टर्की अपने पोर्ट पे ही रोक लेगा, क्योंकि टर्की को भी डर है कि कहीं अगर इन कंटेनर से कहीं पर भी ऑयल स्पिल होता है तो कौन देश इसकी जिम्मेदारी लेगा। इस वजह से वो उनको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। इससे भारत और टर्की के बीच में भी थोड़ा सा रिलेशन में खटास आ सकती है। बट चूंकि भारत अब रशिया से प्रेशर डलवा के टर्की से वो अपना जो है ऑयल कंटेनर उसको वहाँ से पास करवाना चाह रहा है, तो देखें अब आने वाले समय में कि कैसे रशिया हमारी मदद कर पाता है टर्की को पे थोड़ा सा दबाव डाल के, ताकि टर्की हमारे जो है शिप जो है जो कंटेनर वहाँ रुका हुआ है उसको भारत के लिए छोड़ दे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और इस मेरे को इसमें मदद कीजिए आगे बढ़ाने के लिए, ताकि मैं आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक चीज़ें आपके सामने ला सकूं।